नहीं थी हो रही, स्टॉप हो गई हुई थी, अब स्टार्ट हुई है। था सो जो 5 वर्किंग्स थी वो कौन सी थी कि द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ कंपनीज विल बी एडेड ऑन लाइन बेसिस, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी विल बी रिप्लेस बाय गुडविल। तीसरी थी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की हम लोग एक लाइन ऐड करते हैं। फोर्थ थी ओनली इक्विटी ऑफ पेरेंट विल बी शोन, और फिफ्थ थी के हम लोग जो है वो फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट करते हैं। फिर हम लोग 5 वर्किंग्स करते थे। पहली वर्किंग में ग्रुप स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, दूसरी वर्किंग में नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी दिखाए जाते हैं एट एक्विजिशन एंड एट रिपोर्टिंग। थर्ड में गुडविल कैलकुलेट की जाती है। फोर्थ में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स को ऐड करके दिखाया जाता है, और पांचवे में पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स को पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड करके दिखाया जाता है। ये 5 बेसिक वर्किंग थी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कुछ एडजस्टमेंट्स आती हैं। एक फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट थी। फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास करंट अकाउंट की एडजस्टमेंट थी। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट। अभी तक आवाज मेरी आ रही है ठीक से? यस सर। ठीक है। सो अनरियलाइज प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट क्या थी? प्रॉफिट्स मेड बाय मेंबर ऑफ अ ग्रुप ट्रांजैक्शन विद अदर ग्रुप मेंबर्स आर recognized in the accounts of individual companies concerned। देखो, अगर पेरेंट और सब्सिडरी आपस में ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, जिसकी वजह से करंट अकाउंट्स आते हैं। करंट एक के पेबल आ रहे होते हैं, एक के रिसीवेबल आ रहे होते हैं। तो रिसीवेबल पेबल्स तो आएंगे, लेकिन सेल्स परचेज भी तो हो रही है। जब सेल्स परचेज हो रही है तो सेल करके कुछ फायदा भी तो होगा, जाहिर बात है। अगर मैं पेरेंट कंपनी हूं और मैं सब्सिडरी से कुछ खरीदता हूं, तो मैंने लेट्स सपोज 10 रुपए की चीज खरीदी, मैं अगर आगे 15 रुपए की बेचता हूं तो मुझे फायदा तो हो रहा है, ठीक है, मुझे बेनिफिट तो हो रहा है। लेकिन मुझे जब सब्सिडरी ने कोई चीज बेची तो उसने अपना प्रॉफिट रख के बेचा होगा बीच में, ठीक है। जब कंपनी इंडिविजुअल है, जब कंपनी अपनी अपनी कंपनी इंडिविजुअल है, मींस कंसोलिडेशन नहीं कर रहे, उनकी लीगल फॉर्म को देख रहे हैं, तो तब तो हर जो जब सब्सिडरी ने मेरी कंपनी जो कि पेरेंट कंपनी है मुझे चीजें बेची, तो वो तो प्रॉफिट अपना रिकॉग्नाइज करेगा। बट इन टर्म्स ऑफ द ग्रुप एज अ होल सच प्रॉफिट्स आर अनरियलाइज्ड एंड मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि जब दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इकट्ठी करके बना रहे हैं हम लोग, तो दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब इकट्ठी करके बनानी है तो इट विल बी मींस सेंसलेस कि मैं कौन जी, मैंने अपनी ही कंपनी को अपनी चीजें बेच के इतना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो वो कहता है फिर जो प्रॉफिट, लेट्स सपोज, अब एग्जांपल दे रहा हूं, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ। अब ये कॉन्सेप्ट को समझ लेना, कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो इजी हो जाएगा। अब होगा क्या, लेट्स सपोज सब्सिडरी जो है वो अगर पेरेंट को कुछ चीज बेचती है, बल्कि यहां पे मैं उसका ऑन कर लेता हूँ, एक्सेल शीट ऑन करता हूँ, उस पर समझाता हूँ, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। आज डेट क्या है? 8। एक मिनट से, ठीक है। अच्छा, अगर इफ कोई भी इधर पेरेंट, इधर मैं लिख देता हूं, इधर पेरेंट पी और सब्सिडरी सेल्स आइटम्स टू सब्सिडरी, और पेरेंट कोई भी हो, ठीक है, सपोज 1000 की उसने चीजें बेची, 1000 कॉस्ट आइटम्स सोल्ड फॉर 1500,
1000 कॉस्ट आइटम सोल्ड फॉर $1500। ठीक है जी, 1000 की चीजें 1500 की बेची एंड, चलो मैं इसको यूं करता हूं, सब्सिडरी से करता हूं, आप लोग और कंफ्यूज ना। लेट्स सपोज सब्सिडरी चीजें बेचती है पेरेंट को, 1000 की चीजें बेची 1500 की। सो प्रॉफिट earned by subsidiary is equals to $500। आवाज मेरी आ रही है ना? जी सर, आ रही। हाँ ठीक है, $500 की उसने चीजें जो है $500 उसने प्रॉफिट कमा लिया। अब होगा क्या, इफ पेरेंट पी सेल्स ऑल आइटम्स टू थर्ड पार्टी फॉर से 2000 का, 1500 की उसे पड़ी, उसने 2000 की आगे सारी आइटम्स बेच दी। देन ओके, मैं इसको थोड़ा सा और करता हूं चेंज, 2100 की बेच दी। देन पेरेंट अर्नड प्रॉफिट ऑफ 600। ठीक है जी, अब हुआ क्या, सब्सिडरी ने पेरेंट को चीजें बेची, 1000 की उसकी कॉस्ट थी, 1500 की बेची, तो सब्सिडरी ने 500 का प्रॉफिट कमाया। अगर पेरेंट सारी की सारी आइटम्स आगे बेच देता है, जितने प्रॉफिट पे भी बेचता है, तो टोटल प्रॉफिट इस वक्त अगर हम लोग कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखें, यहां पे मैं करूंगा, देन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट विल बी 500 सब्सिडरी ने कमाया पेरेंट से, और पेरेंट ने वही चीजें आगे बेच के 600 कमाया। तो एक्चुअली तो सारी चीजें बिक गई। तो अगर हम लोग इसको ये हिसाब करें कि सब्सिडरी ने थर्ड पार्टी को 2100 की चीजें बेची हैं, तो अल्टीमेटली 1100 का प्रॉफिट आया ग्रुप के पास। ये तो सारे का सारा रियलाइज्ड प्रॉफिट है। ठीक है, ये सारे का सारा रियलाइज्ड प्रॉफिट है। लेकिन अगर जो है वो क्या सिनेरियो होता, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अगर क्या सिनेरियो होता, सिनेरियो ये होता कि सब्सिडरी बेचती पेरेंट को चीजें सपोज 1000 कॉस्ट आइटम्स की फॉर 1500, तो सब्सिडरी ने तो 500 कमा लिए। अब पेरेंट डिड नॉट डू नॉट सेल एनी आइटम, डज नॉट कहना चाहिए मुझे इसको, डज नॉट सेल एनी आइटम। अब कोई भी उसने चीज बेची नहीं है टू थर्ड पार्टी। अब हुआ क्या कि जब ईयर एंड होगा एंड ऑल इन्वेंट्री is unsold till year end। ठीक है, सारी की सारी इन्वेंटरी जो है वो पड़ी रह गई है, अभी ईयर एंड पे पेरेंट के पास ही पड़ी रह गई है। तो अब क्या होगा, अब बेसिकली द प्रॉफिट अर्न बाय, यहां पे मैं लिखता हूं, द प्रॉफिट अर्नड बाय सब्सिडरी विल बी कॉल्ड unrealized profit because items are still in inventory of parent। हुआ क्या, देखो पहले सिनेरियो में तो ये हुआ कि सब्सिडरी ने पेरेंट को जो चीजें बेची, जितना भी प्रॉफिट कमाया, ठीक है, उस वो सारी चीजें पेरेंट ने भी आगे किसी थर्ड पार्टी को बेच दी, तो उसमें भी प्रॉफिट कमाया। तो जब हम लोगों ने प्रॉफिट इकट्ठा किया तो हमें पता लगा कि ग्रुप ने एक जो है 1100 का प्रॉफिट कमाया। अब क्या हुआ, अब सब्सिडरी, दूसरी सिनेरियो क्या हुआ कि सब्सिडरी ने पेरेंट को चीजें बेची, लेकिन पेरेंट ने कोई भी आइटम्स किसी आगे नहीं बेची, सारी की सारी आइटम्स जो है वो अभी इन्वेंट्री में पड़ी हुई है। जब हम लोगों ने लाइन ऑन लाइन बेसिस पे एसेट्स को ऐड करना है, तो ये वाली इन्वेंट्री तो ऐड हो जाएगी सब्सिडरी की इन्वेंट्री से। तो जब वो ऐड हो जाएगी तो दिस विल बी सेंसलेस थिंग
कि हम लोग कहें जी हमने अपने आप को ही चीजें बेच के अपने आप से ही प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, तो वो कहता है नहीं, दिस विल बी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जिसको आपने रिमूव करना है, ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट की जो एडजस्टमेंट करनी है वो रिमूव करना है। तो इन सिंपल, जब भी पेरेंट या सब्सिडरी, कोई भी पेरेंट या सब्सिडरी किसी दूसरे को, यानी पेरेंट ने सब्सिडरी को चीजें बेची या सब्सिडरी ने पेरेंट को चीजें बेची, जब ऐसा होता है तो जो एक पार्टी ने जब दूसरी पार्टी को चीजें बेची, अगर तो दूसरी पार्टी सारी की सारी चीजें आगे बेच देती है तो सारे का सारा प्रॉफिट रियलाइज्ड होगा। अगर थोड़ी सी चीजें भी रह गई हैं, उस उन चीजों के ऊपर जितना प्रॉफिट होगा वो अनरियलाइज्ड होगा और उसकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, वो हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर आ रही है सर। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? एडजस्टमेंट फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन इन्वेंट्री, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री स्टिल हेल्ड विद इन द ग्रुप एट द रिपोर्टिंग डेट दैट आर द रिजल्ट ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग। तो आप क्या करेंगे, आप ईयर एंड पे देखेंगे कि कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है जो कि पेरेंट ने सब्सिडरी को बेची थी या सब्सिडरी ने पेरेंट को बेची थी, इधर वे, लेकिन कितनी। अगर तो सारी की सारी पड़ी है तो सारे का सारा प्रॉफिट जो एक पार्टी ने कमाया होगा वो अनरियलाइज होगा। अगर थोड़ी पड़ी है तो उसके हिसाब से फिर थोड़ा प्रॉफिट अनरियलाइज होगा। दूसरा वो कहता है यूज ईदर द प्रॉफिट मार्कअप और मार्जिन टू कैलकुलेट हाउ मच ऑफ दैट वैल्यू रिप्रेजेंट प्रॉफिट अर्न्ड बाय द सेलिंग कंपनी। अच्छा, मार्कअप और मार्जिन क्या होता है, यहां पे वो भी बात कर लेते हैं हम लोग। मार्कअप और मार्जिन, मार्कअप नॉर्मली is calculated, मार्कअप जो है वो कैलकुलेट होता है कॉस्ट पे, इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट, ठीक है। जैसे कहा जाए कि जो है वो 100 रुपए की कॉस्ट है, इधर मैं लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज इज कॉस्ट and markup is 10%, then the selling price will be is equals to, जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, 100 उसकी कॉस्ट हो गई, प्लस हम लोगों ने मार्कअप ऐड कर दिया 10% का, 100 का 10%, दैट विल बी इक्वल्स टू 100 प्लस 10, दैट इज इक्वल्स टू 110, जो है वो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ये तो तब है जब आपको मार्कअप वाला सिनेरियो गिवन हो और उसके साथ कॉस्ट इज गिवन, क्योंकि इसमें कॉस्ट 100% होती है, ये याद रखना। व्हेन कॉस्ट इज गिवन एज कॉस्ट इज 100%, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होगा, अब यही सिनेरियो हम लोग करते हैं जब कॉस्ट इज नॉट गिवन। कॉस्ट नहीं गिवन होगी तो फिर क्या होगा, फिर सेलिंग प्राइस गिवन होगी। देखो, मार्कअप और मार्जिन हम लोग क्यों यूज करते हैं, टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको मैं एक और कर दूं, जो हमारे बेसिक इक्वेशन है वो यही है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो जो मार्कअप वाला सिनेरियो होता है उसमें कॉस्ट 100% होती है हमेशा, ये याद रखना है, ठीक है, कॉस्ट 100% होगी हमेशा। अब हुआ क्या, कॉस्ट तो आपको गिवन ही नहीं है,
तो जब 100% चीज गिवन ही नहीं है तो आप कैसे लेंगे उसका जो है 100%। तो इस केस में व्हेन कॉस्ट इज नॉट गिवन, और सिनेरियो क्या मिल गया, सिनेरियो मिल गया कि फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज इज सेलिंग प्राइस, ठीक है, उसने 100 रुपीज कह दिया जी सेलिंग प्राइस है, एंड मार्कअप बता दिया 10% का है। सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है और मार्कअप बता दिया 10% है, देन हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड 100 पे 10% अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मार्कअप का मतलब होता है कॉस्ट को अप करना। हमें तो उसने सेलिंग प्राइस दे दी है, तो स्टिल हमारे पास जो प्राइस की इक्वेशन होगी वो तो वही है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है जी। अब देखो सिनेरियो क्या बन रहा है, अब सिनेरियो ये बन रहा है कि इसमें हमेशा कॉस्ट 100% होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इस तरह करें कि कॉस्ट तो 100% होती है, जो कि कॉस्ट 100% होगी, इधर कितनी है हमें नहीं पता, ठीक है। प्रॉफिट उसने मार्कअप बता दिया कि 10% है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस फिर 110% हो जाएगी ना। तो हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली यहां से निकालना है कि मार्कअप कितना होगा या कॉस्ट कितनी होगी। हम लोग कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, मार्कअप भी निकाल सकते हैं। तो व्हाट यू विल बी डूइंग इफ इन मार्कअप सिचुएशन, आपको ये याद, आवाज मेरी आ रही है ना? जी सर आ रही है। हाँ, मार्कअप सिचुएशन आपको गिवन हो और कॉस्ट की फिगर ना गिवन हो, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो भी सेलिंग प्राइस होगी उसे डिवाइड कर देना है 100 प्लस मार्कअप के साथ, जितना भी मार्कअप दिया गया होगा। तो मैं लिख देता हूं कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए सेलिंग प्राइस जितनी भी होगी उसे 100% प्लस मार्कअप जो है वो भी जितने परसेंट भी होगा उस पर आपने डिवाइड करना है। तो डेफिनेटली जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसे डेसिमल प्लेसेस में आएंगे ना, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहां से इसको फाइंड आउट करें तो हम लोगों ने सबसे पहले तो कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होगी, सेलिंग प्राइस है 100 की, हमारे पास मार्कअप 100% प्लस 10% उसमें ऐड कर देंगे हम लोग। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी कितना, ये हमारे पास बन जाएगा 110%। और अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास कैसे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसे हम लोगों ने अब कैलकुलेट करना हो तो इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डेफिनेटली इसको डेसिमल प्लेसेस में लेंगे। 1.10 परसेंटेज को जब हटाएंगे तो डेसिमल प्लेसेस में आ जाएगा। तो काइंडली ये जरा मुझे कॉस्ट बता दें कितनी बनेगी। दैट इज इक्वल्स टू 100 को 1.10 से डिवाइड करो, कर दो यार। ₹90.91 सर 90.90। हाँ ठीक है, ये इसकी कॉस्ट बन गई। अब इस कॉस्ट के ऊपर क्योंकि इतना फर्क नहीं आया, इस कॉस्ट के ऊपर आपने जो है वो अपना मार्कअप कैलकुलेट कर लेना है। वो तकरीबन 9.1 बनेगा, तो वो इस तरह फिर मार्कअप निकल आएगा। तो दिस इज वेयर मार्कअप सिचुएशन में व्हेन कॉस्ट इज गिवन तो आपकी जिंदगी आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉस्ट के ऊपर मार्कअप लगाओ, फाइंड आउट कर लो। लेकिन मार्कअप सिचुएशन में जब कॉस्ट गिवन नहीं होगी तब प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसी तरह मार्जिन सिचुएशन में ये आप लोगों ने पढ़ी होगी, डेफिनेटली बिजनेस मैथ्स में ये चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन एक दफा सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं आपको, ठीक है। मार्जिन सिचुएशन में क्या होगा, मार्जिन सिचुएशन में व्हेन सेल प्राइस इज गिवन,
तो आपकी जिंदगी आसान है, क्योंकि एज सेल प्राइस इज 100%, मार्जिन सिचुएशन में सेलिंग प्राइस 100% होती है हमारी। ये वही रहेगी जो है कॉस्ट इक्वेशन। कॉस्ट इक्वेशन विल बी सेम, इसको मैं कर लूं। कॉस्ट इक्वेशन विल बी सेम। जो कॉस्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट मींस मार्कअप या मार्जिन जो भी होगा उस हमारे वाले सिनेरियो में। अब मार्जिन में अगर तो सेलिंग प्राइस इज गिवन और सेलिंग प्राइस 100% है, फॉर एग्जांपल वो हमें कहता है कि सेलिंग प्राइस इज 150 रुपीज and margin is 10%। ठीक है, 10% है, सेलिंग प्राइस जो है वो 100% है। सो फाइंड आउट द मार्जिन। तो मार्जिन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेलिंग प्राइस जो है वो 100% है, मार्जिन जो है वो सेलिंग प्राइस पे लिया जाता है। सो व्हाट विल डू, सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, 150 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10% एंड दैट विल बी, मार्जिन विल बी 15 रुपीज। ठीक है, 15 रुपीज मार्जिन आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या है, अगर 10% जो है, अगर मैं इसको यूं करूं, इसको नीचे ले आता हूं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, इसलिए जाता हूं। अब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस मैंने आपको कहा कि ये 100% है, 100% होती है मार्जिन वाले सिनेरियो में। अच्छा, प्रॉफिट हमें उसने दे दिया 10% का, या कुछ भी हो सकता है। तो कॉस्ट कितनी निकलेगी, कॉस्ट 90% निकलेगी ना। ठीक है, कॉस्ट 90%। यस सर, अंडर -10 हो जाएगा। यस, ठीक है, वो कॉस्ट 10% निकले, क्योंकि हमें इक्वेशन को पूरा, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन यही होती है ना, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस गिवन थी तो हम लोगों ने सीधा सीधा कर लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होगी जब हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो गिवन नहीं होगी। ठीक है, मार्जिन सिचुएशन में ही, मार्जिन सिचुएशन में ही व्हेन सेलिंग प्राइस इज नॉट गिवन, स्टिल हमारे पास सिनेरियो वही है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 100% होती है, जितना भी कॉस्ट है वो उससे कम होगी और जितना भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां पे हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कॉस्ट इज गिवन विच इज से 200। ठीक है, कॉस्ट इज गिवन जो कि 200 है, एंड मार्जिन इज गिवन, एंड margin is given which is 15%। 15%, देखो जब भी मार्जिन होगा वो कहेगा मार्जिन इज 15%, तो 15% ऑफ व्हाट, 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। जब वो कहेगा मार्कअप तो इवन का भी नहीं होगा उसने, तो 10% मार्कअप या 15% मार्कअप, तो 15% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज अंडरस्टूड। तो अब उसने मार्जिन दे दिया 15%, तो हमें पता है 15% ऑफ सेलिंग प्राइस ही होगी, लेकिन सेलिंग प्राइस ही नहीं गिवन। तो फिर कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, स्टिल हमारी कॉस्ट इक्वेशन वही होगी, सेल प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब सिनेरियो इसमें क्या हो गया, सिनेरियो ये हो गया कि उसने आपको सेलिंग प्राइस तो 100% है, हमें पता है। ठीक है, क्योंकि मार्जिन में सेलिंग प्राइस हमेशा 100% होती है। प्रॉफिट जो है वो उसने आपको कह दिया वो कितना है, वो है 15% का। मार्जिन जो है वो 15% का है।
तो बेसिकली कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट होगी 85% की। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अब यहां पे हमें सेलिंग प्राइस तो गिवन नहीं है जिसका हम लोग डायरेक्टली परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लें, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर ये याद रखना, टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट होगी उस कॉस्ट को हम लोग डिवाइड कर देंगे 100% माइनस मार्जिन से। आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, वंस यू गेट सेलिंग प्राइस, एक दफा आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, फिर आप उस पे जितना भी परसेंटेज होगा मार्जिन का वो लगा के यू कैन फाइंड इट आउट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, कॉस्ट इज गिवन, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 200 की। ठीक है, 200 की कॉस्ट उसने दे दी हमें। अच्छा, मार्जिन कितना है, मार्जिन है 15% का, तो हमारे पास ये कितना बन गया, ये हमारे पास बन जाएगा जी 200 डिवाइडेड बाय 85%। और इसको अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करना हो तो 200 डिवाइडेड बाय 0.85, काइंडली ये मुझे बता दें सेलिंग प्राइस कितनी आएगी। बता दो यार कैलकुलेट करके। सर 235.29। 235.29, चलो 235 हम लोग सिर्फ लेते हैं। अच्छा, जब ये कर लिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे सिंपल एक दफा सेलिंग प्राइस 100% हमारे पास आ गई, तो हम लोग फिर यहाँ से मार्कअप मार्जिन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हाउ मार्जिन विल बी कैलकुलेटेड, मार्जिन विल बी कैलकुलेटेड सिंपली, हम लोग आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी 235 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी मार्जिन की फिगर होगी, तो हमारे पास मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी समरी ये चारों सिनेरियो की ये है कि व्हेन मार्कअप इज गिवन और कॉस्ट इज गिवन तो योर लाइफ इज इजी, व्हेन सेलिंग प्राइस इज गिवन एंड मार्जिन इज गिवन तो योर लाइफ इज इजी। वो ये दोनों सिनेरियो हैं। ठीक है, ये वाले दोनों सिनेरियो हैं जहां पे आपको मार्कअप की सिचुएशन है और कॉस्ट गिवन है। ठीक है, या मार्जिन की सिचुएशन है और सेलिंग प्राइस गिवन है, तो आपकी जिंदगी आसान है। ठीक है, लेकिन जब मार्कअप की सिचुएशन है और कॉस्ट गिवन नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर आपको अल्टीमेटली पहले कॉस्ट फाइंड आउट करनी होगी। और कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से, तो मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं। कॉस्ट फाइंड आउट कर लेना, कॉस्ट फाइंड आउट हो गई तो उसके बाद फिर आप सिंपली उसे जैसे पहले मार्कअप कैलकुलेट किया था आप मार्कअप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फिर दूसरी सिचुएशन में आपकी लाइफ का डिफिकल्ट है जब मार्जिन की सिचुएशन है और सेलिंग प्राइस नहीं गिवन। तो जब मार्जिन की सिचुएशन है तो सेलिंग प्राइस नहीं गिवन, तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपने ये वाला फॉर्मूला लगा के उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेनी है। वन सेलिंग प्राइस इज फाउंड तो देन नॉर्मल तरीके से आपने मार्जिन कैलकुलेट कर लेना। ठीक है जी, ये चार सिनेरियो हैं, इससे पांचवा सिनेरियो कोई नहीं होता। अब वापस आते हैं जी, हम लोग जो बात कर रहे थे, एक लाइन थी हमारे पास सिर्फ जिससे हम लोगों ने ये बात स्टार्ट की कि डिटरमिन यूज ईदर द प्रॉफिट मार्कअप और मार्जिन टू कैलकुलेट हाउ मच ऑफ दैट वैल्यू रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट अर्न्ड बाय द सेलिंग कंपनी, मेक वन ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। अब क्या होगा, या तो सेलर ने चीजें बेची होंगी या तो सब्सिडरी ने चीजें बेची होंगी या पेरेंट ने चीजें बेची होंगी। तो इफ सेलर इज द पेरेंट कंपनी, अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को चीजें बेची हैं, आवाज मेरी आ रही है ना आप लोगों को? यस सर, आ रही सर। अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को चीजें बेची हैं तो फिर क्या होगा, द प्रॉफिट एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन द होल्डिंग कंपनीज अकाउंट एंड रिलेट्स इंटायरली टू द कंट्रोलिंग ग्रुप। तो सिंपल सी बात है, आप ये याद रखो, इसकी लॉजिक चाहे नहीं याद रखनी, आप एक एडजस्टमेंट करते हैं। क्या एडजस्टमेंट करते हैं
डेबिट कर देंगे ग्रुप रिटेन अर्निंग्स को, यानी वर्किंग 5 में से जाके जितना भी अनरियलाइज प्रॉफिट होगा उसे माइनस कर देंगे वर्किंग 5 में से, ठीक है, अगर पेरेंट जो है वो सेलर होगा। और ग्रुप इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे। ग्रुप इन्वेंट्री को क्रेडिट करने का पर्पस क्या होगा, उसका इंपैक्ट क्या होगा कि जब हम लोग इन्वेंट्री को ऐड करते हैं, इन्वेंट्री को ऐड करते हैं लाइन ऑन लाइन बेसिस, तो उसमें से वो माइनस हो जाएगा इन्वेंट्री वाली फिगर में से, ठीक है। इन्वेंट्री को हम लोग रिमेंबर जब कंसोलिडेशन करते हैं तो उसे लाइन ऑन लाइन बेसिस पे ऐड कर देते हैं, ग्रुप की इन्वेंट्री, पेरेंट की इन्वेंट्री और सब्सिडरी की इन्वेंट्री, तो उसको ऐड करके जितना भी मार्क जो अनरियलाइज प्रॉफिट निकलेगा उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि वो अनरियलाइज प्रॉफिट उस इन्वेंट्री में शो हो रहा है, ठीक है। इन केस अगर पेरेंट जो है वो सेलर होगा, इन केस अगर सब्सिडरी सेलर होगी तो क्रेडिट तो ग्रुप इन्वेंट्री को करना ही करना है, लेकिन डेबिट किसको करना है, डेबिट करना है सब्सिडरी रिटेन अर्निंग्स को, जो कि वर्किंग 2 में से जाके हम लोग रिपोर्टिंग डेट में से वो डिडक्ट करेंगे। वो जब हम लोग अभी क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, आज हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे कि अभी चल रही है जो है हमारी क्लास, इंटरनेट अभी ठीक हुआ है, फिर दोबारा से कनेक्ट करें तो दोबारा ना मिले, कनेक्शन ना हो तो ये मेरे हाल से एक क्वेश्चन रह गया, ये आधे घंटे का क्वेश्चन है, ये खत्म हो गया तो हम लोग क्लास को अर्ली खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके सर। ताकि वो ये फिर इंटरनेट की बीच में डिस्टरबेंस हुई तो फिर दोबारा कनेक्ट नहीं होगा, अभी चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है जी, एक इलिस्ट्रेशन करते हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर कल के दिन जो है लास्ट हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर होगा, वो फिनिश करके हम लोग कोर्स अपना वाइंड अप कर देंगे। इलिस्ट्रेशन सर 7, जी बोले। सर ये हमारा लास्ट वीक है। ये लास्ट वीक है जी। ओके इलिस्ट्रेशन इलिस्ट्रेशन 7 है जी। इंशाल्लाह मैं आज आपको वो आपके मिड टर्म्स चेक हो गए हैं, आज या कल मैं आपको वो भी फॉरवर्ड कर दूंगा आपके रिजल्ट्स, ठीक है। एज इक्वायर्ड बाकी आप लोगों ने खुद तो असेस कर ही लिया होगा, जो मैंने आपको वो बना उसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना के भेजा था। एज एक्वायर्ड 90% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ एस। एच ने एक्वायर्ड किया 90% शेयर कैपिटल ऑफ एस, तो एस होगी सब्सिडरी और एच हो गया पेरेंट। ऑन 1st January 2002 when the retained earnings of S were 5,000. Statement of financial position at 31st December 2003 were at follows. ये उसने हमें दे दिया एच की स्टेटमेंट भी और एस की स्टेटमेंट भी, ये सारी स्टेटमेंट उसने दी है हमें। अब वो क्या कहता है, वो कहता है जी एस ट्रांसफर्ड गुड्स टू एच। एस ने चीजें ट्रांसफर की हैं एच को एट अ ट्रांसफर प्राइस ऑफ 18,000 एट मार्कअप। देखो अब वो सेलिंग प्राइस दे गया आपको, यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस है, ट्रांसफर प्राइस जब भी होगी सेलिंग प्राइस उसने दे दी और मार्कअप बता दिया 50% का, इसका मतलब यू आर नॉट गिवन द कॉस्ट। अब आपको पहले कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, फिर उसका 50% निकालना है, और मार्कअप कितना था 50%। 2/3 रिमेन्ड इन द इन्वेंट्री एट द ईयर एंड। 2/3 जो है इन्वेंट्री रह गई उसमें अभी अनसोल्ड है, यानी 2/3 1/3 बिक गई, 2/3 पे जो है हम लोगों ने अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट डालनी है। कहता है द करंट अकाउंट इन एच एंड एस स्टूड एट 22,000 ऑन दैट डे। ये भी बता दिया, कहता है एच ग्रुप यूजेस द फेयर वैल्यू मेथड टू वैल्यू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। द फेयर वैल्यू ऑफ द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट एक्विजिशन वाज 4,000। तो हम लोगों ने एक बनानी है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट इससे बना लेते हैं, ठीक है जी। अब पहली बात है, एस ने चीजें बेची हैं, पी ने नहीं चीजें बेची, सब्सिडरी ने चीजें बेची हैं। तो जब भी सब्सिडरी चीजें बेचेगा एक चीज तो क्लियर होगी, एक एंट्री तो होगी होगी, क्या होगी कि जो ग्रुप इन्वेंट्री है वो तो क्रेडिट होगी होगी, ठीक है। लेकिन जब सब्सिडरी चीजें बेचेगा तो वर्किंग 2 में एडजस्टमेंट होगी, जब पेरेंट चीजें बेचेगा तो वर्किंग 5 में एडजस्टमेंट होगी। तो ये आप लोगों को खुद से देखना है। एक सिनेरियो मैं आपको करा देता हूं, दूसरा सिनेरियो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, इट विल बी डन इन द सेम वे। कंट्रोल ए, यार इसकी मैं कंट्रोल, चल इधर ही कर लेता हूँ, कंट्रोल ए।
अच्छा जी, वर्किंग 1 हो गई, इसको मैं दे देता हूँ। ये इलस्ट्रेशन कौन सी है? दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 7। सो इलस्ट्रेशन नंबर 7, आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. ठीक है। वर्किंग 1 हो गया ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ ये लिखते हैं कि कितने कितने जो हैं उसने खरीदे हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है जी? वो है H acquired 90% of S फॉर कितने के खरीदे? आई टोल्ड यू कि समटाइम्स आपको अगर ना गिवन हो फुट नोट्स या टॉप नोट्स में, तो आप देखें कि इन्वेस्टमेंट कितनी है इसमें। तो इन्वेस्टमेंट है 34,000 की। तो 34 था फॉर $34,000 ऑन कब खरीदा उसने? उसने खरीदा जी 1 जनवरी 2002 को। 1 जनवरी 2000 को। ठीक है जी, ये हमारी हो गई वर्किंग 1। वर्किंग 2 क्या है जी हमारे पास? वर्किंग 2 है नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। जी, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कैसे कैलकुलेट होते हैं? हमारे पास दो डेट्स आती हैं। एक आती है एट डेट ऑफ एक्विजिशन और दूसरा आता है एट डेट ऑफ रिपोर्टिंग। रूल मैंने आपको बताया हुआ है। रूल क्या है कि आपने सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है, उसमें जो जो चीजें हैं उसको एंटर कर लेना है, जो नहीं है उसको एंटर नहीं करना। मैंने आपको बताया हुआ है। नॉर्मली तो वहां से देख लेना, लेकिन अपने ईज के लिए आप खुद से लिख लो। शेयर कैपिटल होगा मैक्सिमम, शेयर प्रीमियम होगा, ठीक है, रिजर्व होंगे। ये तीनों चीजें जो रिपोर्टिंग पे होंगी वही एक्विजिशन पे भी होंगी। और आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी। एंड इन केस अगर फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट हो तो वो फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट भी आ जाएगी। अर्निंग्स, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ठीक है। ओके जी, तो क्या करेंगे हम लोग कर देंगे, देखेंगे इक्विटी, जो सब्सिडरी की इक्विटी है उसमें शेयर कैपिटल उसने दे दिया है कितना? 5,000 का। सो 5,000 का रिपोर्टिंग डेट पे हम लोगों ने लिख दिया 5,000 का शेयर कैपिटल है। और क्या उसने दिया? और हमें रिटेन अर्निंग दे दी 31,000 की। तो 31,000 की उसने रिटेन अर्निंग दे दी। उसमें बाकी दो चीजें उसने नहीं दी। बाय द वे, ये ना हो तो लिखने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं सिर्फ एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को अप्लाई कर रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। अच्छा जी, डेट ऑफ एक्विजिशन पे शेयर कैपिटल चेंज नहीं होता। आई टोल्ड यू। अच्छा, शेयर कैपिटल चेंज नहीं होता। शेयर प्रीमियम था ही नहीं, वो भी उतना ही रहेगा। दो, वो भी चेंज नहीं होता। रिजर्व भी चेंज नहीं होता। यस, रिटेन अर्निंग चेंज होती है। रिटेन अर्निंग हमें या फुट नोट से मिलेगी या टॉप नोट से मिलेगी। वो उसने कह दिया है एच एक्वायर्ड 90% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ एस ऑन 1 जनवरी, जब एस की रिटेन अर्निंग 5,000 की थी। ठीक है, 5,000 की थी। तो 5,000 उसने हमें बता दिया, 5,000 की उसकी रिटेन अर्निंग्स थी। ये तो हो गया। लेकिन अब इसके साथ हम लोगों ने क्या करना है? रिमेंबर, अब इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग हो रही है और सब्सिडरी सेलर है। तो जब सब्सिडरी सेलर होता है तो वर्किंग 2 में हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट्स की। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें नए सिरे से एक नई वर्किंग करनी है, जिसे हम लोग कहेंगे वर्किंग, यहां पर कर लेते हैं वर्किंग 6। और वर्किंग 6 जो है वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स की है। देखो क्या होगा, अगर तो पेरेंट सेलर होगा तो फिर वर्किंग 6 पहले करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्किंग 2 के बाद वर्किंग 3 करो, फिर वर्किंग 4 करो, फिर वर्किंग 5 करो, फिर वर्किंग 6 कर लो। लेकिन अगर सब्सिडरी सेलर होगा और अनरियलाइज प्रॉफिट है
तो फिर आपको जो है वो पहले वर्किंग 2 के बाद वर्किंग 6 करनी है, वहां से जितना अनरियलाइज प्रॉफिट निकलेगा उसको वर्किंग 2 में एडजस्ट करना है, और उसके बाद वर्किंग 3, वर्किंग 4, वर्किंग 5 बनानी है। ठीक है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो? हाँ ठीक है। अच्छा जी, तो अनरियलाइज प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब अनरियलाइज प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो क्या बता रहा है ये देखो। वो कहता है एस ट्रांसफर्ड गुड्स टू एच एट अ ट्रांसफर प्राइस ऑफ 18,000। इसका मतलब ये है कि उसने सेलिंग प्राइस हमें दे दी। सेलिंग प्राइस कितनी दी है जी? उसने दिया 18,000 की डॉलर्स। एंड मार्कअप गिवन, मार्कअप सिचुएशन। ठीक है, मार्कअप सिचुएशन है सर आवाज रुक गई आपकी। सॉरी भैया आवाज कट गई थी। कहां तक आवाज कटी थी हमारी? हेलो? हेलो? एनीवन देयर? सर अब आवाज आई है। हाँ, कहां तक आवाज थी हमारी? अनरियलाइज प्रॉफिट लिख दिया था ना मैंने? यस सर। हाँ, अनरियलाइज प्रॉफिट इतना है, सेलिंग प्राइस उसने दे दी $18,000 की, और मार्कअप सिचुएशन इज गिवन, और मार्कअप में उसने कहा है 50% है। ठीक है, मार्कअप इज 50% गिवन। अब आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक जी है, सर आ रही है। मार्कअप सिचुएशन, मार्कअप उसने गिवन है। अब इस सिचुएशन में जब सेलिंग प्राइस गिवन हो और मार्कअप सिचुएशन हो, तो हम लोगों को पहले कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है। और कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेलिंग प्राइस को डिवाइड करते हैं 100% प्लस मार्कअप की परसेंटेज से। ठीक है, तो वो हमारे पास कैसे आ जाएगा, वो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस है 18,000 की। आवाज रुक गई थी, अभी भी रुकी है या आ रही है अभी आवाज? आ रही है सर। हाँ, आ नहीं रही सर है, अब ठीक आ रही है। है, वो पहले किया। ठीक है, बाय 150%। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉस्ट इज इक्वल्स टू 18,000 डिवाइड बाय 150%, और 18,000 को परसेंटेज को रिमूव करें तो दिस विल बी, काइंडली ये बता दो कितना आएगा 18,000 डिवाइड बाय 1.50? सर आप स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं? यहाँ पे स्क्रीन मेरे शेयर, पास नहीं आ रही। ठहर जो अभी देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है यार? सर फिर मैं डिस्कनेक्ट होके दोबारा ज्वाइन करता हूँ, नहीं आपके सर ग्लिच नहीं आ हो रहा रही। नहीं है। हो इसी रही? नहीं हुई। मैं नहीं सर दोबारा नहीं हो करता रही। हूँ, मैं दोबारा करता हूँ। अब होगी, अब होगी। हो गई है? अच्छा ठीक है। तो
क्या होगा, हम लोगों ने कॉस्ट पहले फाइंड आउट करनी है, 18,000 डिवाइडेड बाय 100% प्लस मार्कअप परसेंटेज, 18,000 डिवाइड बाय 100% प्लस 50%, 18,000 डिवाइड बाय 150%, और इसको जब हम लोगों ने रिमूव किया तो 1.50 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है? बारह हजार। श्योर? 12,000, ठीक है। 12,000 है कॉस्ट, ये कॉस्ट थी जी, और इसके ऊपर उसने मार्कअप कमाया, ये आ गई $12,000। अच्छा जी, अब इसके ये कॉस्ट थी, इसके ऊपर उसने कॉस्ट 100% होती है, तो अब हम लोग मार्कअप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। मार्कअप कैसे होगा? दैट इज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय जो है मार्कअप, उसकी जो परसेंटेज है, और वो कितनी आ जाएगी जी हमारे पास? भी कैलकुलेट कर लेते हैं जी। कॉस्ट है 12,000 की, तो मल्टीप्लाई कर दिया 50% से, तो हमारे पास जो मार्कअप आ गया वो आ गया 6,000 का। इतने डॉलर्स का उसने मार्कअप कमाया था, किसने? सब्सिडरी ने, जब चीजें बेची थी पेरेंट को। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट था, लेकिन इसमें से अनरियलाइज पोर्शन कितना है? आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। हाँ, इसमें से अनरियलाइज पोर्शन सिर्फ उतना होगा जितनी चीजें पेरेंट के पास बच गई होंगी। तो वो कहता है 2/3 रिमेन्ड इन द इन्वेंट्री। 1/3 उसने बेच दिया, 1/3 तो रियलाइज हो गया, 2/3 रिमेन्ड इन द इन्वेंट्री। तो इसका मतलब क्या है कि अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा? अनरियलाइज प्रॉफिट विल बी इज इक्वल्स टू 6,000 टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से सिर्फ 2/3 जो है वो बिकी नहीं है अभी तक, तो इसका 2/3 कितना बन जाएगा? $4,000 जो है वो अनरियलाइज प्रॉफिट निकल आएगा। अगर वो कहता 1/3 रिमेन इन द इन्वेंट्री, तो फिर हम लोग जो टोटल प्रॉफिट है उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ जितना भी कहता, वो कहता जी 6,000 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से जो है 10% जो है वो रिमेन इन द इन्वेंट्री, तो फिर 10% उसका अनरियलाइज होता। ठीक है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको आज स्टार्ट के लेक्चर में, कि अनरियलाइज प्रॉफिट जितना भी एक सब्सिडरी पेरेंट से या पेरेंट सब्सिडरी से कमाएगा वो सारा प्रॉफिट है। अगर जो चीजें उसने पेरेंट ने सब्सिडरी से खरीदी या सब्सिडरी ने पेरेंट से खरीदी, कुछ चीजें स्टिल इन्वेंट्री में रह गई, तो उन चीजों पे जितना भी प्रॉफिट होगा वो अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, उसकी एडजस्टमेंट हम लोगों को करनी होती है। और वो उसने बता दिया 2/3 रिमेनिंग इन इन्वेंट्री, तो 2/3 अगर इन्वेंट्री में है तो उसकी एडजस्टमेंट हम लोगों ने करनी है। और ये एडजस्टमेंट कहाँ होनी है? इसकी एंट्री क्या होनी है? डेबिट हम लोग कर देते हैं जो है वर्किंग टू में, जो कि जब सब्सिडरी सेलर हो, और क्रेडिट कर देते हैं ग्रुप रिटेन अर्निंग्स को। तो अब हम लोग यहाँ पे 4,000 लिख देंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। 4,000 का इसको माइनस कर देंगे। अब इसकी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं जी। ये आ जाएगा हमारे पास दिस प्लस दिस माइनस दिस वन। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। यस सर। आवाज कटी तो नहीं? नहीं सर, नहीं। ठीक है यार, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो मैं इधर से बोलता रहूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, तो फिर प्रॉब्लम ना हो जाए। अच्छा जी, ये हम लोगों ने जब फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद वही सिनेरियो है हम लोगों का। हम लोगों ने क्या करना है जी? हम लोगों ने यहाँ पे उसी तरह डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है, और डिफरेंस के बाद अपने अपने उनको शेयर्स दे देने हैं। अच्छा जी, तो डिफरेंस आ गया, इतना डिफरेंस आ गया जी। डिफरेंस आ गया 32,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 22,000। अब इस 22,000 में, इस 22,000 में जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है वो कितना होगा जी? वो हो जाएगा
22,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, क्योंकि उसकी सिर्फ 10% है, विच इज इक्वल्स टू 2200। और पेरेंट का कितना हो जाएगा जी? पेरेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स दैट विल बी 90%, एंड दैट विल बी कितना हो जाएगा? दैट इज 19800। ये बाकी की सिचुएशन उसी तरह है जो हम लोग करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग क्या कर देंगे? अब ये जब कर दिया तो वर्किंग 3 कैलकुलेट कर लेंगे। वर्किंग 3 हमारे पास कौन सी होती है? कौन बताएगा वर्किंग 3 कौन सी होती है? भांग पी के सोए हो सारे? वर्किंग 3 किसी को नहीं पता? गुडविल कैलकुलेट। ओके जी, वर्किंग 3 में गुडविल कैलकुलेट होगी। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। सो वर्किंग 3 में गुडविल कैलकुलेट होगी। कैसे गुडविल कैलकुलेट होती है जी? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड बाय पेरेंट। पेरेंट ने कितने की खरीदी सब्सिडरी को? वो हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ था, 34,000 का उसने खरीदा। तो आई राइट इट ओवर हियर 34,000। ठीक है जी, $34,000। अच्छा, अब आ जाएगी, इसमें ऐड कर देंगे क्या? नॉन फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें मिलेगा ये यहाँ से। द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन एक्विजिशन वाज 4,000। सो 4,000 ये भी आ गया। अब इसमें से हम लोगों ने क्या कर देना है? इसमें से लेस कर देना है क्या? फेयर वैल्यू ऑफ नेट नेट of net assets of subsidiary at acquisition डेट पे वो कितनी थी? वो थी जी 10,000 की, ये वाली। और हमारे पास अब जो आ जाएगी गुडविल, कितनी आ जाएगी? गुडविल हमारे पास आ जाएगी 28,000 आ जाएगी हमारे पास गुडविल। ठीक है जी। वंस गुडविल इज कैलकुलेटेड, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसमें मैं थोड़ी सी लाइंस ऐड कर लूं, दो हमें करनी है कैलकुलेशंस। इंसर्ट 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 इंसर्ट। ओके, अब नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है हमारी वो है वर्किंग 4 की। वर्किंग 4 में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सेम ड्रिल, वी नो कि ये क्या क्या है। हम लोग क्या लिख देते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितनी है जी? ये ऊपर से ही ले आएंगे, $4,000। और इसमें ऐड कर देंगे क्या? इसमें ऐड कर देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कितना है? वो यहां से है, ये आ जाएगा $2,200। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? दिस विल बी $6,200। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद लास्ट वाली जो हमारे पास वर्किंग आ जाएगी, दैट इज वर्किंग 5, विच इज रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट। पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स। अच्छा जी, वो कैसे? फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन RE लिख देता हूं ऑफ पेरेंट। वो हमें स्टेटमेंट में से मिल जाएगी। पेरेंट की रिटेन अर्निंग कितनी है? दैट इज 159,000। सो आई राइट इट ओवर हियर $159,000।
और इसमें ऐड कर देंगे क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। वो कितना है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, दैट इज यहाँ पे कैलकुलेट किया 19,800। सो 19,800 ऐड कर देंगे। इन केस अगर पेरेंट जो है वो सेलर होता, ठीक है, इन केस अगर अभी हमारे वाले सिनेरियो में तो सब्सिडरी सेलर थी, ठीक है, अगर पेरेंट सब सेलर होता तो फिर हम लोग यहां पे ये एडजस्टमेंट नहीं करते लेस अनरियलाइज प्रॉफिट्स की, वो हम लोग यहाँ पे वर्किंग 5 में करते, यहाँ पे माइनस कर देते, ठीक है। तो ये याद रखना कि अगर पेरेंट सेलर होगा, वर्किंग 5 में से 4,000 या जितना भी कैलकुलेट होगा अनरियलाइज प्रॉफिट वो माइनस होगा, और अगर सब्सिडरी सेलर होगी तो जो हम लोगों ने वर्किंग की है वो होगा। ये हमारे पास आ गया रिटेन अर्निंग भी। हमारी वर्किंग कंप्लीट होगी सारी की सारी, 6 वर्किंग हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस आवाज कटी तो सर। नहीं अभी तक? बस कोई सा एक बंदा यस कर दो मुझे। नो सर, आवाज नहीं कटी। हाँ भाई, सर आ रही है आवाज, आवाज नहीं कटी। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके जी, तो अब हम लोग जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं वर्किंग से। टॉप पे लिख लेते हैं जी हम लोग, ये बस लास्ट वर्किंग करने लगे हैं, इसके बाद हम लोग फाइनल कर देंगे अपना जो है। ओके जी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31st दिसंबर 2003 को बन रही है जी ये स्टेटमेंट। कैसे बनानी है हम लोगों ने बनानी एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट को कॉपी करना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है। सो इट स्टार्ट्स विद नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स से अच्छा हमारे पास एक है एज, ओके, अब तो एज और वो नहीं होगा। अच्छा जी, ये है नॉन करंट एसेट्स से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वी स्टार्ट विद द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इक्विपमेंट, ठीक है जी, लाइन ऑन लाइन बेसिस पे ऐड कर देंगे इसको 100,000 एंड 30,000। सो 100,000 प्लस 30,000 which means that is 130,000। यहाँ पे फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट होती तो हम लोग उसको फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट यहाँ पे भी कर देते और वर्किंग 2 में भी कर देते। अब नहीं है तो नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन एस दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय गुडविल। सो आई विल राइट ओवर हियर गुडविल। गुडविल हम लोगों ने कितनी कैलकुलेट की थी वर्किंग 3 में? गुडविल कैलकुलेट किया 28,000 की। 28,000 गुडविल आ गई। अच्छा, उसके बाद हमें उसने क्या दे दिया जी? उसके बाद हमें उसने करंट एसेट्स दे दिए। तो हम लोग इसको फाइनल बाहर वाले कॉलम में लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, एंटर कर दिया। तो ये उसके नॉन करंट एसेट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद उसने हमें दे दिया करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में उसने क्या दिया आप जरा ध्यान रखना, इन्वेंट्री पहले, सबसे पहले इन्वेंट्री है। इट विल बी एडेड ऑन लाइन बेसिस। कितनी है जी इन्वेंट्री? उसने दी है हमें 90,000 एंड 20,000, ठीक है। सो 90,000 प्लस 20,000 और इसमें से हम लोगों ने माइनस कर देना है 4,000। चाहे, दोबारा सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे पेरेंट सेलर हो या सब्सिडरी सेलर हो, यहां पे जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो माइनस होगा ही होगा, यहां पे वो सेम सिनेरियो होगा। लेकिन अगर सब्सिडरी सेलर होगा तो वो वर्किंग 2 में एट रिपोर्टिंग डेट में से माइनस हो जाएगा, और अगर पेरेंट सेलर होगा तो वर्किंग 5 में से माइनस हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी उसकी एंट्री का पार्ट है वो यहां पे सेम रहेगा, ग्रुप इन्वेंट्री में से माइनस होगा ही होगा, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 106,000। उसके बाद उसने कहा जी रिसीवेबल्स।
रिसीवेबल्स आगे जी कितने के रिसीवेबल्स लाइन ऑन लाइन बेसिस पे ऐड कर देंगे 110 और 25,000 110 प्लस 25,000 और इसमें से हम लोगों ने माइनस क्या करना है, इसमें से माइनस करना है करंट अकाउंट की एडजस्टमेंट, और करंट अकाउंट की एडजस्टमेंट उसने नीचे दी है कि एज द करंट अकाउंट्स इन H&S स्टूड एट 22,000 एट दैट डे, तो 22,000 को माइनस कर देंगे, ये पेबल्स में से भी माइनस करेंगे और रिसीवेबल्स में से भी माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 113,000, उसके बाद कैश उसने दे दिया कितना है जी, वापस जाते हैं अपनी स्टेटमेंट में, कैश नहीं बैंक है 10,000 और 5,000 का, सो बैंक 10,000 5,000 that is equals to 15,000। आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, ये आ गया, तो इसको हम लोग आउटर कॉलम में ले जाते हैं, इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस वन, ये हमारे पास करंट एसेट्स हो गए। तो जब इन दोनों को ऐड हम लोग कर देंगे, दिस दिस एंटर किया, so this is our total assets। ठीक है जी, ये एक पार्ट हमारा हो गया स्टेटमेंट का। अच्छा जी, एक पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट स्टार्ट्स विद इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ पेरेंट ओनली, ठीक है। सो इट स्टार्ट्स विद द इक्विटी, यहाँ पे एग्जैक्टली उसी को कॉपी कर लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ पेरेंट ओनली। तो पेरेंट ओनली का कितना आ जाएगा, दैट पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट आ जाएगी, वो कितनी है, वो वर्किंग 5 से लाएंगे हम लोग, और वर्किंग 5 में हमारे पास रिटेन अर्निंग कितनी है, 178,800 178,800। हम लोग आउटर कॉलम में ले जाते हैं, ये उसकी आ गई हमारे पास, ही आ गई पेरेंट की इक्विटी आ गई। इसके साथ हम लोगों ने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की एक लाइन ऐड करनी होती है, जो कि हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है, कितना है जी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, दैट इज 6200। सो 6200 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ओके जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज आर 120 एंड 28,000, लाइन ऑन लाइन बेसिस पे ऐड कर देते हैं जी इनको। नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है जी, दैट आर 120 एंड 28,000, 120,000 प्लस 28,000, तो दैट इज 148,000। अच्छा, उसके बाद हम लोगों के पास करंट लायबिलिटीज आ गई। रिमेंबर, करंट लायबिलिटीज में जो आप लोगों ने किया है वही सेम आपने टेबल्स में से भी माइनस करना है। तो ये 50,000 प्लस 16,000 है, प्लस 16,000। तो इसमें से जो आपने रिसीवेबल्स में से माइनस किया है, ये वाला 22,000 का सेम आपने यहां से भी माइनस करना है। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी 44,000। ठीक है जी, तो इसको ऐड कर देते हैं सारे को, इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। एंटर किया तो हमारे पास सेम आ गया जी आंसर, जो कि दिस इज कॉल्ड टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है जी, ये दिस इज बेसिकली हाउ इट इज डन थ्रू ऑल थ्री एडजस्टमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की जो ऑल थ्री एडजस्टमेंट्स थी वो हम लोगों ने कर ली। अब सिर्फ एक होता है मिड ईयर एक्विजिशंस का, तो मिड ईयर एक्विजिशन को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन जो है ये आप अपने हिसाब से मिड ईयर को छोड़ के, मिड ईयर ना करना, अपने हिसाब से मिड ईयर को छोड़ के फुल ईयर पे रख के आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और क्वेश्चन चाहिए हुए तो ये आगे और क्वेश्चंस भी हैं।
ठीक है, यू कैन प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। कल इंशाल्लाह हम लोग लास्ट स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, वो छोटा है, इंशाल्लाह वो कंप्लीट कर लेंगे कल। अभी तक का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग क्लास फिर एंड करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा जो डेजिग्नेटेड टॉपिक है वो खत्म हो गया है, प्लस सिग्नल्स का भी इशू आ रहा है, तो फिर उसको कर लेते हैं। सर अटेंडेंस अटेंडेंस में लगा देता हूँ, ठहर जाओ। मिनाहिल अली, Present, sir. सैयद आले हैदर, Present, sir. मोहम्मद दानियाल जमील, प्रेजेंट सर। सना बिनते हफीज, सना बिनते Present, sir. हफीज, मोहम्मद आसिफ, Yes, sir. मोहम्मद आसिफ, Yes, sir. साद अरशद, अच्छा वो आपने बताया उसको प्रॉब्लम है। ईमान वसीम, Present, sir. इब्तिसाम अहमद, Present, sir. मोहम्मद शबीर, मोहम्मद हम्माद, प्रेजेंट सर। ओके जी, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, वही 8:15 8:30 बजे। ठीक है, सर मोहम्मद अमाद प्रेजेंट। अच्छा लगा देता हूँ, 1 मिनट वेट करो। पहली क्लास में किधर थे, लेट आए थे ना? सर थोड़ा लेट हो गया था। हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी को? No, sir. चलो, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।